नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा विषय है जो हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ा प्रभाव डालता है। वो मसला है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी जो 1985 में बनी थी, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी। वह पार्टी जब कभी वो हिंदूवादियों की पार्टी कहलाती थी, कभी लिबरल लोगों की कहलाती थी, कभी कट्टरपंथियों की कहलाती थी, कभी उसमें कोई गरम दल होता था, कभी कोई नरम दल होता था। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ती थी। आपस में ही वो एक दूसरे से संघर्ष किया करते थे और संघर्ष करके बेस्ट निकाल कर देते थे। यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। पिछले कुछ सालों से एक गुट पैदा हुआ। उस गुट का नाम है G23। ये G23 क्या है? जो असंतुष्ट थे वो 23 लोग थे और इन्होंने मिलकर यह गुट बनाया था। और यह गुट कांग्रेस पार्टी के हाईकमान पर हमला करता था। हालांकि इस गुट में चंद नेताओं को छोड़ करके अधिकतर नेता ऐसे हैं जो एक म्युनिसिपल कारपोरेशन का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं और वो बैकडोर एंट्री वाले होते थे। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन इस समय जब 5 राज्यों का चुनाव हुआ और उसमें कांग्रेस की करारी हार हुई, इसके बाद में इसके नेताओं ने एक बैठक की। बहुत सारी चीजें होता है ना कि भानुमति का जो है कुनबा पूरा जोड़ा और सब कुछ बनाने की कोशिश करी, लेकिन अंततः वह कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, न कांग्रेस पार्टी के अंदर न कांग्रेस पार्टी के बाहर। क्योंकि अब सब जान चुके हैं कि इनकी हैसियत कुछ नहीं है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? तो यह हैसियत इस पूरे गुट के किसी नेता की नहीं है। और इस पर हम यदि बात करते हैं तो आप एक चीज देखिए कि किस तरह की स्थितियां हैं। 2020 में जब कोविड संकट से पूरा दुनिया जूझ रही थी और भारत बहुत बुरी स्थितियों से जूझ रहा था, कांग्रेस पार्टी सेवा के काम में लगी थी। जो युवक कांग्रेस है उसके अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, वो पूरी तरीके से लगे हुए थे। उनके पूरे एक एक बच्चे लगे हुए थे और बिल्कुल कमिटेड होकर के काम कर रहे थे। दुनिया के तमाम देशों के शासनाध्यक्ष भारत सरकार से मदद न मांग के कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास से मदद मांग रहे थे। आप इससे समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी कार्यालयों को कम्युनिटी किचन में तब्दील कर दिया था और वहां से खाना बनाकर दूसरी चीजें लोगों को मदद की जा रही थी, लोगों को कपड़े और दूसरी जरूरत की चीजें दी जा रही थी। तो आप समझिए ये स्थिति थी। लेकिन उस दौर में कुछ लोग थे जो अपने आप को असंतुष्ट कहते हैं और जिन्होंने सबसे ज्यादा कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए मलाई खाई, उन नेताओं ने एक गुट बनाया जिसका नाम रखा गया G23, मतलब G23, क्योंकि इसमें 23 नेता थे। तो अब इसी पर ही हम बात करते हैं कि जो यह गुट बना था इसमें क्या स्थिति है। आज इसमें स्थिति यह है कि इसके 8 नेता इससे अपना पल्ला छुड़ा चुके हैं। उनमें कुछ भाजपा में चले गए, कुछ कहीं चले गए, कुछ कहीं हैं। तो इन सब स्थितियों को आप समझ लीजिए। तो यह स्थिति है। इसके बाद में आप ये देखिए जो है ज्यादातर नेताओं की स्थिति ये है कि जो थे वो राज्यसभा के जरिए आते थे, बैकडोर एंट्री मिलती थी। आज उनमें से तमाम सारे नेताओं की राज्यसभा की भी सदस्यता खत्म हो चुकी है और वो सोचते थे कि इस तरह हमला करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जगह मिल जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका समय के साथ में कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ उपयोग किया और उनको ठेंगा पकड़ा दिया। तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद में आप देखिए अभी इन चुनाव के संपन्न होने के बाद में, जो हार के बाद में गुलाम नबी आजाद जो इसको इस समय लीड कर रहे थे, कपिल सिब्बल जैसे लोग, तो इन्होंने गुलाम नबी आजाद ने अपने घर पे एक मीटिंग बुलाई इन G23 के नेताओं की। और जब ये पार्टी हुई इसमें कांग्रेस जो है 2 तरह से डिवाइडेड नजर आई और इसमें स्थिति थी, कुछ उनके साथ दिख रहे थे, कुछ उधर थे, कुछ और इनमें अधिकतर नेता ऐसे हैं जिन पर तमाम तरह के गंभीर आरोप, कुछ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कुछ के खिलाफ कुछ है, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ करके उनकी रणनीति में शामिल होते हैं। और इसमें 4 ऐसे नेता शामिल हुए जो भारतीय जनता पार्टी में लगभग पहुंच चुके हैं, जिनमें आप ये मानिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हें पार्टी से बाहर किया जा चुका है और वो अपनी एक नई पार्टी बना चुके हैं। उनकी पत्नी इस गुट में शामिल होने आई। कहते हैं हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं,
लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब आप चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, तो आप कांग्रेस को मजबूत करने कैसे आ सकते हैं। तो इस बात को समझा जा सकता है। इसी में ही हम समझ लीजिए कि बहुत सारी चीजें हैं और स्थिति यह है को अब हम बात करते हैं इनमें हैं कौन लोग। आनंद शर्मा, ये हिमाचल प्रदेश से हैं। आज तक हिमाचल प्रदेश में इनका कोई जमीनी अस्तित्व नहीं है। राज्यसभा के जरिए ये बनते रहे हैं और लंबे समय तक इन्होंने सत्ता का आनंद लिया है, मंत्री भी बने हैं, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है अपना जमीनी आधार। कपिल सिब्बल, कपिल सिब्बल 5 बार 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद में हमला बोलते हैं, लेकिन इनमें से अच्छा एक और चीज बता दूं, इनमें से कोई भी नेता इन चुनावों में कहीं पर मदद के लिए नहीं गया, कहीं पर उसने कुछ नहीं किया कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन सवाल उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जितना उठाती है उससे ज्यादा ये उठाते हैं और उसे मसाला देते हैं। तो आप समझिए, तो कपिल सिब्बल है। कपिल सिब्बल जरूर एक बार लोकसभा सदस्य रहे जब कांग्रेस की लहर थी, नहीं तो शेष ये भी राज्यसभा वाले हैं, इनका भी कोई जमीनी आधार नहीं है। इनके कारण पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है दिल्ली में, जहां से ये चुनाव लड़ते थे। और सिब्बल की स्थिति है कि इनकी भी अब जो सिब्बल यूपी से राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन अब इनका कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है, तो इन्हें जो ये था कि कुछ मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो अब इनको लग नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 से 2014 तक जो है 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। और आपको समझिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो हैं जब एक समय में पार्टी में वो स्थिति हुई थी और बड़ी खराब हालत थी और उस समय पार्टी छोड़ चुके थे, बाद में पार्टी में आए और आने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सांसद भी बनाया, अध्यक्ष भी बनाया और उसके बाद में मुख्यमंत्री भी बनाया। और उनको जो बढ़ाया वो हरियाणा की जो जड़ में माने जाते थे कि हरियाणा के 3 लाल, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, तो भजनलाल के सापेक्ष में बनाया और भजनलाल का परिवार इससे बहुत नाराज हुआ, आहत हुआ और भजनलाल ने कांग्रेस छोड़ दी। तो आप समझ सकते हैं इतनी नाराजगी के बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी कमान दी। लेकिन उनके समय में हुआ क्या? उनके समय में जो तमाम सारे घोटाले, भ्रष्टाचार और दूसरे आरोप लगे, उन सब के कारण और बहुत से कारणों से कांग्रेस पार्टी का हाई कमान बदनाम हुआ और यह स्थितियां थी। इसके बाद में एक नेता है राज बब्बर। राज बब्बर ऐसे हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने बुरी तरह से नकार दिया था और सारी चीजें थी। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भी ये समाजवादी पार्टी से लड़े थे, लेकिन इनका जब कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने इन्हें सहारा दिया और कांग्रेस पार्टी ने इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इन्हीं के नेतृत्व में 2017 का चुनाव लड़ा गया, लेकिन नतीजे कोई बहुत अच्छे नहीं रहे और आज ये भी हाशिए पे आ चुके हैं, इनकी भी स्थिति खत्म है। इसके बाद में मनीष तिवारी हैं। मनीष तिवारी ऐसे हैं कि जो भाग खड़े हुए थे 2014 के चुनाव में। 2014 के चुनाव में इन्होंने बीमारी का बहाना लेकर के चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जान रहे थे कि इन्होंने कुछ किया नहीं है और हारना तय है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का हाईकमान जो इनको बहुत प्यार करता था, वो भी इस बात से दुखी हुआ। हालांकि वो इनसे नाराज था, लेकिन तमाम सिफारिशों के बाद में, इनकी कस्में खाने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने इन्हें दूसरी आनंदपुर सीट से टिकट दी और वहां से ये सांसद हैं। और आप एक चीज समझिए कि इन्होंने जब से सांसद होने के बाद भी इन्होंने ये स्थिति करी कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, जो हाईकमान के खिलाफ कैसे करें और किस तरीके से समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी कैसे उनसे रिलेशन बनाए, इसके लिए इन्होंने कोशिश की। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में भी जाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक इन्हें जगह नहीं मिली है और ये आम आदमी पार्टी के निकट बताए जाते हैं। तो आप समझिए। इसके बाद में संदीप दीक्षित है। संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के। शीला दीक्षित ने दिल्ली बनाया था और दिल्ली में 3 बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। और आप ये समझिए, उन्होंने बहुत काम किया, निस्संदेह बहुत काम किया और गांधी नेहरू परिवार की वो बहुत क्लोज होती थी, उन्हें इसका सदैव इनाम मिला। लेकिन जब 2014 में वो अपनी भी कुर्सी नहीं बचा पाई तो ये स्थिति थी। हालांकि उन्हें एक जगह मिलती, कुछ होता, लेकिन कुछ मतभेद रहे और इस कारण संदीप दीक्षित जो है उग्र हुए और अब वो भी इसके G23 के निर्णायक मंडल में है। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली में कांग्रेस को लगातार हार मिल रही है। ऐसी स्थिति में संदीप दीक्षित के पास में हमले करने के बहाने होते हैं। हालांकि उन्होंने दिल्ली में कुछ नहीं किया,
कांग्रेस को बढ़ाने में। इसके बाद में पीजे कुरियन है, ये केरल से आते हैं और केरल में स्थिति यह है, ये भी राज्यसभा से थे और इनकी भी स्थिति ऐसी थी और कमोबेश ये भी जो है अपनी अनदेखी से असंतुष्ट हैं। तो इस तरह स्थिति। शशि थरूर विद्वान माने जाते हैं और सोनिया गांधी ने इन्हें स्पेशली राहुल गांधी के यूथ प्रोजेक्ट के तहत इन्हें 2009 में सांसद बनाया था और उसके बाद से तिरुवनंतपुरम में सांसद हैं। और स्थिति ये है, ये गांधी परिवार के करीबी थे, लेकिन कुछ समय से ये अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, चीज़ें करना चाहते थे और इनकी भारतीय जनता पार्टी से निकटता देखी जाती है, क्योंकि इनके खिलाफ एक केस था, उस केस में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बरी कराया है, तो इसलिए ये एहसान उतारते कई बार नजर आते हैं। राजेंद्र कौर भट्टल है, इनका कोई जमीनी आधार नहीं है और ये कांग्रेस पार्टी की नाव पर ही सवार होकर के एक बार मुख्यमंत्री भी रही, सब कुछ रहा। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ऐसी स्थिति के बावजूद भी, नाकाबिलियत होते हुए भी इतना सब कुछ मिला, लेकिन अब वो हमलावर हैं। एक है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को सबसे लड़ करके सब कुछ करते हुए इन्हें बनाया गया था, इनके पिताजी की वफादारी का इनाम इन्हें मिला था, लेकिन अब ये कांग्रेस पार्टी में एक तरह से साइडलाइन लगे हुए हैं और इसलिए असंतुष्ट हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह, ये अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार से आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं और मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। इनकी हैसियत चुनाव जीतने की नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें बहुत कुछ दिया कांग्रेस ने। लेकिन अब यह स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी के पास इतने विधायक नहीं है कि वो बिहार से इन्हें राज्यसभा का सदस्य बना सके और ये अब अपने लिए रास्ता तलाश रहे हैं। तो यहाँ पर खड़े हैं विवेक तनखा भी ऐसे ही हैं, वो भी राज्यसभा से आते हैं और वकील हैं और इनको भी जो कुछ है आज इनके पास वो भी कांग्रेस का ही दिया हुआ है और इसके बाद भी ये कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं। हालांकि एक जमाने में गांधी परिवार के जो है बिल्कुल चरण वंदन करते रहते थे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं। एक है कुलदीप शर्मा जो है, विनोद शर्मा जो है पूर्व मंत्री थे, उनके समधी हैं और हुड्डा और इनके शासन में किस तरह से करके हुड्डा ने ले जाके प्रार्थना करके फिर इन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था, सारी चीजें थी। ये पंडित चिरंजी लाल शर्मा के बेटे हैं जो कांग्रेस के वफादार लोगों में माने जाते थे, लेकिन जब सरकार चली गई, ये विधायकी भी नहीं जीत सके, सांसदी भी नहीं जीत सके, जब कुछ नहीं कर सके, तो अब वो कांग्रेस हाईकमान पर हमलावर हैं कि जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप शिकायत करते हैं कि उस पर आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि यह स्थिति है और ये लगातार इस हालत में। शंकर सिंह बाघेला, ये भी 80-82 साल के हो रहे हैं और इनकी स्थिति है कि ये कांग्रेस छोड़ चुके हैं, लेकिन छोड़ने के बाद भी ये तमाम जगह पर जाकर के इन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये जाके ममता बनर्जी से लेके सब में इन्होंने प्रयास कर डाले हैं और ये अब कांग्रेस पार्टी पे हमला बोलने का काम करते हैं और कुछ नहीं। मणिशंकर अय्यर भी करीब 81-82 साल के हैं और इनकी भी स्थिति यही हो गई है। इन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था कि कांग्रेस पार्टी ने नैतिकता मानते हुए इन्हें पार्टी से साइड लाइन कर दिया था और ये साइड लाइन रहते हुए ये स्थिति हुई। फिर इन्हें मौका दिया गया, लेकिन बावजूद इसके ये उसे बेहतर अवेल नहीं कर सके, ना कांग्रेस के लिए माहौल बना सके और मंत्री भी रहे, सब कुछ रहे, सब कुछ दिया कांग्रेस ने, लेकिन इनकी स्थिति वही है। इसके बाद में एम ए खान है, वो तेलंगाना से आते हैं, इनकी भी स्थिति है, 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और आखिरकार में इनको तमाम सारी चीज़ें दी गई, उपाध्यक्ष भी बनाया गया और बहुत सारी चीज़ें देने के बावजूद ये स्थिति ये है कि 75 साल के खान साहब भी कांग्रेस पार्टी के लिए बोझ बन के रह गए हैं। इसके बाद में G23 में स्थिति ये हो गई है कि अब जतिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ ही चुके हैं, उसके अलावा गुलाम नबी आजाद की जो स्थिति है उसमें बीरप्पा मोइली, मिलिंद देवड़ा, रेणुका चौधरी, मुकुल वासनिक, योगानंद शास्त्री, अरविंदर सिंह लवली, कौल सिंह ठाकुर, अजय सिंह ने भी दूरी बना ली है और स्थिति यह है कि इनमें से कोई भी अपना चुनाव जीतने की हैसियत में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं और कैसे चल रहा है। तो जब आप इन सारी बातों पर जब बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के हालात हैं, तो आप ये समझिए कि स्थिति यह है कि कांग्रेस को तोड़ना ही शायद इनका धर्म हो गया है। अब हम इस पर एक और बात कर लेते हैं कि जो हालात हैं, जो चीजें हैं, उसमें क्या हो रहा है।
तो जो G23 की स्थिति है, जो सारी बातें हैं आपको मैंने बताई, इसके बाद में स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी जब 28 दिसंबर 1885 को बनी थी, तो उस समय जिस तरीके से एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पे बनी थी और इसने अपने आंदोलनों को आगे बढ़ाया। कांग्रेस में कलह और टूट का रिश्ता बहुत पुराना है, इनकी पूरी वो चलती रहती। आजादी के पहले भी यह पार्टी कई बार टूटी है, कई बार जुड़ी है, तो बहुत सारी चीजें रही। 1923 में स्वतंत्रता के पहले मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था और दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी बना ली थी। हालांकि उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई और स्वराज पार्टी के उससे लड़े थे और नेता प्रतिपक्ष भी बने थे। तो आप समझिए ये स्थिति थी। बाद में फिर उसका कांग्रेस में विलय भी हो गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम बात करते हैं, उन्होंने भी अपने दो साथियों के साथ, शार्दुल सिंह और शीलभद्र के साथ मिलकर कांग्रेस छोड़ दी थी अध्यक्ष चुने जाने के कुछ दिनों बाद, और उसके बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी। हालांकि उनका फॉरवर्ड ब्लॉक कुछ नहीं कर सका और कांग्रेस पार्टी ने अपना एक अलग मुकाम बनाया और बहुत बड़ी बनी। इसके बाद में हम यदि बात करते हैं तो आज़ादी के बाद 1951 में JB कृपलानी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और उनके साथ में कई बड़े नेता, किसान मजदूर, उन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई थी, लेकिन उसका भी हश्र वही हुआ और कांग्रेस पार्टी सतत आगे बढ़ती रही। कभी डाउन हुई, कुछ हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन बढ़ी। फिर 1956 में C राजगोपालाचारी, जो पहले गवर्नर जनरल थे हिंदुस्तानी, उन्होंने भी जो है कांग्रेस छोड़ दी और उसके बाद में वो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई और उस पार्टी का भी कोई वही हश्र हुआ जो होना था। शरद पवार और अजीत जोगी ने भी जब पार्टी से नाराजगी करते छोड़ा और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन वो पार्टी भी एक सीमित दायरे में सिमट के रह गई है। अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, ND तिवारी, तारिक अनवर भी कांग्रेस छोड़कर गए। उन्होंने अलग अलग समय पर फिर वापस पार्टी में वापस लौटे। तो आप इन सारी बातों को समझ सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस में कांग्रेस ही दुश्मन रही है और उसके लोग रहे हैं, तोड़ते रहे हैं। और ये लोग ऐसे होते थे जिन्होंने सबने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए मलाई खाई, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उससे बदनाम किया, लेकिन फिर या तो वापस लौटे या नहीं लौटे तो खत्म हो गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी सतत कभी बहुत डाउन गई, कभी ऊपर गई। इंदिरा गांधी जैसी सशक्त प्रधानमंत्री की भी जमानत जब्त होती है, तो आप समझ सकते हैं इस समय तो फिर भी गनीमत है। तो कांग्रेस पार्टी एक बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन उसके लिए अपने पुनरुत्थान की संभावनाएं हैं, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। तो फिर से यदि कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी भूमिका के साथ, नए लोगों के साथ, नए जोश के साथ में यदि फिर से एक शुरुआत करती है और राहुल गांधी इसको एक बेहतर तरीके से मुकाम पर ले जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जितना पढ़ा लिखा विद्वान राजनेता इस समय राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी पार्टी के पास नहीं है। तो यदि ऐसा नेता अपने लोगों को एक बार फिर से संगठित करके खड़ा करे तो एक मूवमेंट खड़ा हो सकता है, क्योंकि देश इतनी समस्याओं से गुजर रहा है, इतनी सारी चीजें हैं। देश जब बिक रहा हो तो जरूरत पड़ती है और आज मौका है राहुल गांधी के पास कि वो खुद को साबित कर सके। भले ही उतनी सीटें ना आए, लेकिन यदि उन्होंने यह सामाजिक मूवमेंट खड़ा कर दिया, उन्होंने फिर से वही कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी एक मूवमेंट होती थी, आंदोलन होती थी, खड़ा कर दिया, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार विजित होगी और फिर से एक बार, क्योंकि जो सम्मान आज भी दुनिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का है, उसके पुराने नेताओं का है। लोग कहते हैं कि जब मोदी ने हाउडी मोदी किया था तो वहां पर भी वहां के स्पीकर ने अमेरिका के कहा था, हम आपका इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि आप गांधी नेहरू के देश से आए। तो आप समझ सकते हैं, आप गांधी नेहरू के वंशज, आपके पास में इसका बड़ा मौका है। और ऐसी स्थिति में यदि आप इसे भुना सकें, इस पर काम कर सकें और अपने इतिहास को बताते हुए कि आपने आज़ादी के लिए जो किया है, जो कुर्बानियां दी हैं, वो देश में किसी ने नहीं दी है, और इस देश को बचाए रखने के लिए, अखंडता के लिए आपके परिवार ने जो कुर्बानियां दी हैं वो किसी ने नहीं दी है, ये सब बताते हुए, और यदि जिस तरह से आपने जो 49 ईयर्स में, मतलब 49 साल में
आपने और आपके परिवार ने, आपकी पार्टी ने मिल करके इस देश को जो बनाया है, वो यदि आप बता सकें, लोगों को समझा सकें, तो निश्चित रूप से देश भी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अच्छी बात यह है कि सिर्फ आज देश में एक ही पार्टी है जो जाति धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए काम करती है, वो कांग्रेस पार्टी है। तो आपके पास यह मौका है, आप इसको मौके को यदि भुना सके तो कांग्रेस फिर से खड़ी हो जाएगी, अन्यथा गर्त में तो जा ही रही है। और G23 के नेता जैसे लोग उसका खा करके थाली में छेद करने वाले हैं। तो आप समझिए आपको किसके साथ खड़ा होना है, फैसला आपको करना है। धन्यवाद।